गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स का फर्स्ट लेक्चर देखा था। उस फर्स्ट लेक्चर में हमने अभी नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स जो हमारा चैप्टर जिसकी शुरुआत की थी उसमें पहली नेशनल बॉडी दैट इज नीति आयोग, उसके बारे में हमने पूरा पढ़ रखा था हमारे फर्स्ट क्लास में। तो नीति आयोग कौन था, कब बना, किसको रिप्लेस करके बना, ये सारी बातें हमने विथ रिस्पेक्ट टू नीति आयोग पूरी तरीके से समझी थी। करेक्ट। तो हमने देखा था कि इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को मार्च 1950 से जो ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही थी उसे 15 अगस्त 2014 को खत्म किया था। फिर उसके हेड चेयरपर्सन श्री नरेंद्र मोदी दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं। फिर उसके काम काजों में कंपटीशन, कोऑपरेशन, अकाउंटेबिलिटी को डेवलप करना, प्रमोट करना है। और लास्टली उसको कंट्री का थिंक टैंक भी बोला जाता है। ये सारी बातें हमने नीति आयोग के बारे में सीखी समझी जानी थी। ठीक उसी प्रकार से अब आज का जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया में एक सेकेंड नेशनल बॉडी जिसकी जानकारी आज हमें लेनी है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की। आप सभी ने इनका नाम सुन रखा होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें या इसके बारे में पढ़ें तो उससे पहले let us know something about Reserve Bank of India। अब अगर हम इसकी बात करें यानी मोर पॉपुलरली कॉल्ड एज आरबीआई। तो आरबीआई को कंट्री के नोट छापने की मशीन भी बोला जाता है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके कामकाज क्या है, कब बना था, कैसे बना था, किस एक्ट के अंदर इसको पावर मिलता है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली एग्जिस्टेंस में आया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एग्जिस्टेंस में आया था। और इसके जो भी कामकाज है, इसको जो भी पावर्स हैं, वो सारे पावर्स या कामकाज इसको कहां से मिलते हैं, तो इसके लिए कंट्री में एक एक्ट है दैट इज आरबीआई एक्ट 1934। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज एन ऑर्गेनाइजेशन को पावर दिया गया कि ये क्या करे, इट विल एक्ट एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंक। तो रिजर्व बैंक को क्या बना दिया, रिजर्व बैंक को बना दिया रेगुलेटर ऑफ बैंक्स। तो आज कंट्री में जो भी बैंकिंग का काम करना चाहता है, बैंकिंग का बिजनेस करना चाहता है, तो एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनका यूं कहना चाहिए रेगुलेटर है यानी बॉस है। तो आज कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में जाके कामकाज नहीं करता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई वो तो हमने देख लिया, तारीख 1 अप्रैल 1935 को आई। तो एक एमसीक्यू यही बन जाएगा, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस, द आंसर इज 1 अप्रैल 1935। सेकेंड सवाल बन जाएगा कि आरबीआई को पावर कौन से एक्ट में मिलता है, द आंसर इज आरबीआई एक्ट 1934। या फिर ये तो एक एक्ट है ही जो प्राइम एग्जिस्टेंस ऑफ आरबीआई को देखता है, लेकिन एक और एक्ट है विच इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी कंट्री में एक और एक्ट है दैट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो उसमें भी वो बैंकों पे अप्लाई होता है, उसमें भी आरबीआई को कई सारे पावर्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो इफेक्टिवली बात करें तो आरबीआई जो रोल निभाता है वो जो आज बैंकों पे अपना बैंकों पे मनमानी चलाता है या यूं कहे बैंकों को क्या काम करना नहीं करना, ये दिशा निर्देश गाइडलाइंस जो देता है, वो सब कौन से उसको वो सब पावर्स मिलते कहां से, तो वो सारे पावर्स उसको मिलते हैं थ्रू आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। करेक्ट। तो अब ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, हमें पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 1935 मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस कितना पुराना है। इवन इंडिपेंडेंस से पहले 1935 से ही ये एग्जिस्टेंस में आ चुका था, क्योंकि पैसों का लेन देन और पैसों की जरूरत तो कब से शुरुआत से रही है। अब उसी के बाद अगर बात को आगे बढ़ाएं तो आपको पता है मतलब इंडिपेंडेंस के पहले ज्यादातर जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन रहती थी उनकी जो मेन ऑफिसेस रहती थी वो सब कंट्री में कलकत्ता में रहती थी। वैसा ही आरबीआई के साथ भी था कि आरबीआई की जो इनिशियल ऑफिस थी, इनिशियल ऑफिस कहाँ पे थी, इनिशियल ऑफिस थी कलकत्ता, यानी आज की तारीख में जिसे हम कोलकाता बोलते हैं। तो इनिशियल ऑफिस थी कलकत्ता में, लेकिन उसको उसकी ऑफिस को कलकत्ता से फिर अब आपको पता है आज की तारीख में सारी ऑफिसेज, सारी मेन ऑफिसेज कहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है, मुंबई में हो चुकी है।
तो इसको भी यानी आज भी इसको भी आरबीआई के ऑफिस को भी क्या किया गया, कलकत्ता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। और ये जो शिफ्ट किया गया, ये शिफ्ट कौन से साल किया गया, इन द ईयर 1937। तो 1937 में मतलब 2 साल के बाद ही, इस्टेब्लिशमेंट के 2 साल बाद ही आरबीआई के ऑफिस को कलकत्ता से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। तो यानी एक सवाल यही बन सकता है कि आरबीआई की इनिशियल ऑफिस कहाँ पे थी, द आंसर इज कलकत्ता। आज की तारीख में उसकी ऑफिस कहाँ पे है, द आंसर इज मुंबई। कलकत्ता से मुंबई उसकी ऑफिस कब शिफ्ट किया गया, द आंसर इज 1937। तो कई सारे एमसीक्यूज जो हैं वो इन लाइनों से बन सकते हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसकी ऑफिस तो 1937 में मुंबई में शिफ्ट की गई। अब इसके कामकाज, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, तो उसके कामकाजों में सबसे बेसिक काम या मेन काम तो क्या है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आज आरबीआई के फंक्शंस, हमारा अगला चैप्टर जो है वो इन्हीं मैटर्स पे डील करता है, फाइनेंशियल अफेयर्स। तो उसमें आरबीआई के बारे में थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज और लेंगे हम उस चैप्टर में। बट एक बेसिक कामकाज अगर मैं आपको बता दूं कि आरबीआई क्या कामकाज करता है, तो आरबीआई के वेरियस फंक्शन में उसका सबसे बेसिक काम तो इशू ऑफ नोट्स है। यानी आज कंट्री में जो भी करेंसी है, ये सब हम देख रहे हैं फंक्शंस के तौर पे कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आज नोट्स कंट्री में इशू करना है तो उसका कामकाज आरबीआई करता है। ठीक उसी प्रकार से आज ये बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं इसको, बैंकर्स बैंक। यानी आज कोई भी बैंक को मदद की जरूरत है तो वो मदद कौन प्रोवाइड करता है, उन्हें आरबीआई प्रोवाइड करता है। फिर केवल बैंकर्स बैंक ही नहीं है, इसको हम गवर्नमेंट्स बैंक भी बोलते हैं। यानी ये गवर्नमेंट की बैंकिंग का भी काम करता है। आज गवर्नमेंट को अपना अकाउंट खुलवाना, गवर्नमेंट अपना पैसा किसके पास रखती है, तो ज्यादातर आरबीआई उसमें रोल प्ले करता है। तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ गवर्नमेंट्स बैंक। फिर आज कंट्री की जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी यानी जिसको हम फॉरेक्स बोलते हैं, तो आज कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व जो है, वो फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन, वो कस्टोडियन भी कौन है, वो कस्टोडियन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यानी आज जो भी डॉलर्स आएंगे, जो भी फॉरेन करेंसी आएगी अदर देन रुपी, तो वो सब किसकी देखरेख में रहता है, वो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कंट्रोल में रखता है। तो ऐसे कई सारे हैं। उसी के साथ साथ प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। तो आज जो भी डेवलपमेंट है मनी को लेके, मनी मार्केट को लेके, वो सब का प्रमोशन करना, डेवलपमेंट करना, आरबीआई के बारे में जानकारी देना, ये सब कामकाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बखूबी निभाता है। तो ये इन सब पे डिटेल्स पे हमारे सेकेंड चैप्टर में हम ऑलरेडी कवर करते हैं। दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ वेरियस फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब आरबीआई के ये बेसिक जो इसका स्ट्रक्चर है उसकी हमने बात कर ली। फिर अगर फर्दर बात करें, जैसे हमने देखा था कि नीति आयोग जो हमने पढ़ा, तो नीति आयोग में हमने देखा था कि नीति आयोग का बॉस कौन होता है। तो नीति आयोग का बॉस हमको पता चला था कि कौन था, चेयरपर्सन। उसके बॉस को चेयरपर्सन बोलते हैं। वैसे ही आज आरबीआई की अगर हम बात करें, तो आरबीआई के बॉस को किस नाम से जाना जाता है, यानी आरबीआई के जो बॉस हैं उसके बॉस को क्या बोला जाता है, हु इज द हेड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको गवर्नर के नाम से जाना जाता है। यानी वी हैव गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। कहने का मतलब पोस्ट का बस नाम अलग होता है, बट वो सुप्रीम व्यक्ति होता है, हेड व्यक्ति होता है। जैसे नीति आयोग में वी हैव चेयरपर्सन, ठीक उसी प्रकार से आरबीआई में वी हैव गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक। तो आज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक है, करेंट गवर्नर कौन है, श्री शक्तिकांत दास। तो ही इज द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आरबीआई की एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक अवेयरनेस है। अब कंट्री में जो मनी मार्केट है, वो ये भी एक फंक्शन में हम डाल सकते हैं कि आरबीआई का कई फंक्शन में एक फंक्शन क्या है कि इट आल्सो हैंडल्स द मनी मार्केट। मनी मार्केट को भी कंट्रोल वो सब करता है। आज कई सारे रेट्स हैं कंट्री में, जो भी रेट्स हैं वो सारे रेट्स भी कौन हैंडल करता है, वो सारे रेट्स भी रिजर्व बैंक हैंडल करता है। फॉर एग्जांपल आज वी हैव रेपो रेट, आज वी हैव रिवर्स रेपो रेट। फिर कुछ रेशियोज हैं लाइक कैश रिजर्व रेशियो, लाइक स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली रिजर्व बैंक समय समय पे नोटिफाई करता रहता है। अब ये है क्या, इनके बारे में अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं, तो आज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आपने कॉमनली बड़ा स्कूल लेवल में सुना होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेपो रेट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट।
अब ये एक्चुअली में होता क्या है? तो आज बैंकों को जब पैसों की जरूरत होती है, बैंक जब मैं बात कर रहा हूं तो आज मैं बात कर रहा हूं लेट से स्टेट बैंक की, आज मैं बात कर रहा हूं लेट से आईसीआईसीआई की, आज मैं बात कर रहा हूं लेट से एक्सिस की, आज मैं बात कर रहा हूं लेट से एचडीएफसी की, कोटक की, यस बैंक की। आज उनको जब पैसों की जरूरत रहती है तो वो पैसे आमतौर पे जितना वो पब्लिक से लेते हैं वो तो लेते ही हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा कुछ पैसों की जरूरत है तो आज वो किससे मदद मांगते हैं? वो रिजर्व बैंक से मदद मांगते हैं। तो आज रिजर्व बैंक, जितनी भी बैंकें हैं जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है, रिजर्व बैंक उन्हें एक तरीके से लोन देता है। अब वो लोन देगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिजर्व बैंक चार्ज करता है ऑन ग्रांटिंग लोन्स टू द कमर्शियल बैंक्स, वो रेट कहलाता है रेपो रेट। यानी उस रेट को हम क्या बोलते हैं? उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। यानी ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है at which रिजर्व बैंक lends money to the commercial bank। करेक्ट। ठीक उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये उल्टा है। कई बार रिजर्व बैंक को अगर पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो रिजर्व बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती है, और बैंकों के पास अगर पैसा पड़ा है तो बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा रिजर्व बैंक के पास पे, चाहे डिपॉजिट्स के फॉर्म पे चाहे लोन के फॉर्म पे देते हैं, और उस पे बैंकें जो रिजर्व बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, यानी रिवर्स हो गया। रेपो में रिजर्व बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता था बैंकों से, तो रिवर्स रेपो में क्या होगा? रिवर्स रेपो में जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इंटरेस्ट चार्ज करती हैं रिजर्व बैंक से। तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स रिजर्व बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको बेसिकली हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो उसको लॉजिकली बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो आज की तारीख में अगर ये रेट की बात करें तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? तो एज ऑन डेट, यानी आज की हम बात कर रहे हैं, तो एज ऑन डेट वो रेट क्या है? तो रेपो रेट है करेंटली 4% पे, और रिवर्स रेपो रेट है करेंटली 3.35% पे। अब 4% और 3.35% का मतलब क्या है? कि आज मान लीजिए बैंक को 100 रुपए की जरूरत है, तो रिजर्व बैंक अगर बैंकों को 100 रुपए का लोन देगा तो उस पे वो बैंकों से 4% के हिसाब से 4 रुपए इंटरेस्ट लेगा। दैट इज मेंट बाय रेपो रेट। ठीक उसी प्रकार से रिवर्स रेपो रेट में कल को अगर बैंक रिजर्व बैंक को 100 रुपए देगी तो रिजर्व बैंक बैंकों को उसके अगेंस्ट में 3 रुपए 35 पैसा ही इंटरेस्ट देगा। करेक्ट। सो दैट इज रिवर्स रेपो रेट। तो ये आज की तारीख में एज ऑन डेट जब हम बात कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक उसी प्रकार से कुछ रिजर्व रेशियोज हैं। रिजर्व रेशियो में अगर हम बात करें तो वी हैव कैश रिजर्व रेशियो, मोर पॉपुलरली कॉल्ड एज सीआरआर, एंड वी हैव स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मोर पॉपुलरली कॉल्ड एज एसएलआर। तो इसे सीआरआर और एसएलआर भी बोला जाता है। तो अब ये एक्चुअली क्या है? आज मानिए बैंक का बेसिक काम क्या है? पैसा लेना और पैसा देना। तो आज बैंक के पास जितना भी पैसा आ रहा है, अगर वो सारा पैसा बैंक लोन बांटने लग जाए और अपने पास कुछ भी पैसा ना रखे, तो कल को जिसने पैसा जमा किया था वो अपना पैसा मांगने आएगा। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए मिस्टर एक्स ने बैंक में 10 लाख रुपए जमा रखा है। अब बैंक जो है वो 10 लाख रुपए मिस्टर वाई को लोन बांट देती है, पूरा का पूरा जितना 10 लाख एक्स से मिला वो 10 लाख वाई को लोन बांट दिया। अब उधर वाई से इंटरेस्ट लेगी और इधर एक्स को इंटरेस्ट देगी। दिस इज हाउ बैंक फंक्शन। लेकिन अगर पूरा 10 लाख रुपए बैंक ने वाई को लोन बांट दिया तो कल को एक्स ने जो अपना पैसा जमा कराया था उसमें अगर वो कुछ पैसा मांगने आए, क्योंकि भैया पैसा तो उसी का है, वो जब चाहे मांग सकता है, तो जब वो अपना पैसा मांगने आएगा, अब बैंक विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू रीपे इट, क्योंकि उसने तो पहले ही वो वाई को लोन दे दिया था लंबे समय के लिए, 10-15 सालों के लिए। तो अब वो वाई से मांग भी नहीं सकती पूरा पैसा, क्योंकि उसने 15 साल का लोन दे दिया और उधर एक्स दरवाजे पे खड़ा है। तो ये एक इंसल्टिंग सिचुएशन हो जाएगी कोई भी बैंक के लिए। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऐसे समय समय पे रेशियोज प्रिस्क्राइब करता है, जिससे वो बैंकों को सिखाता है कि भैया आपको अपना बैंकिंग का बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए। आपको सारा पैसा लोन बांटने पे ही फोकस नहीं करना चाहिए। तो आज एक सर्टेन परसेंटेज पैसा, आज जो भी बैंक के पास डिपॉजिट्स है उस डिपॉजिट्स का एक सर्टेन परसेंटेज पैसा हर बैंक को कंपलसरीली रिजर्व बैंक के पास रखवाना पड़ता है, एक तरीके का डिपॉजिट के फॉर्म पे। यानी आज मान लीजिए किसी बैंक के पास मैंने एक अकाउंट खुलवाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और मान लीजिए मैं एक सिंगल कस्टमर हूं और मैंने 1 लाख रुपए जमा करा दिया, तो आज उस 1 लाख का सर्टेन परसेंटेज पैसा
स्टेट बैंक को कंपलसरीली रिजर्व बैंक के पास रखवाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट बैंक के लिए डिपॉजिट्स है, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, बट स्टेट बैंक के लिए तो वो डिपॉजिट्स आ गया, सेविंग अकाउंट में मैंने जो पैसा रखा, तो उस डिपॉजिट का जो भी परसेंटेज रिजर्व बैंक बोलेगी उतना परसेंटेज पैसा उस बैंक को रिजर्व बैंक के पास एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व, कैश रिजर्व रखवाना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो आज की तारीख में वो जो हम रेशियो की बात कर रहे हैं वो रेशियो कितना है, वो रेशियो है 3%। तो आज मैंने अगर 1 लाख रुपए बैंक में जमा किया है अपना अकाउंट खोलवा के एज अ डिपॉजिट, तो उस 1 लाख का 3% यानी 3,000 रुपए बैंक को यानी स्टेट बैंक को कंपल्सरीली रिजर्व बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। करेक्ट। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो इज दैट फ्रैक्शन of the net demand and time liability which every commercial bank needs to maintain with reserve bank। यानी वापस से बोल रहा हूं मैं, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो इज दैट फ्रैक्शन यानी वो परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, दो तरीके के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड और टाइम, तो ऑफ दैट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज विच एवरी कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई नीड्स टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक। एक बार फिर दोहरा रहा हूं आपके लिए, कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कैश रिजर्व रेशियो मींस दैट फ्रैक्शन ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी व्हिच एवरी कमर्शियल बैंक नीड्स टू मेंटेन विद द रिजर्व बैंक। ठीक उसी प्रकार से अब मान लो लाख रुपए में 3,000 रुपए तो रिजर्व बैंक को दे दिया, अब बैंक के पास कितना पड़ा हुआ है? 97,000। तो सवाल यह है क्या वो 97,000 भी बैंक लोन दे सकती है क्या? अगर सोचिए वो 97,000 लोन बांट दिया और अभी भी वो मिस्टर एक्स जो है वो अपना पैसा मांगने आया, तो अभी भी बैंक कहां से लौटाएगी वो पैसा? अभी भी बैंक के पास पैसा तो है नहीं लौटाने के लिए। तो इसके लिए अगेन रिजर्व बैंक ने एक और रेशियो प्रिस्क्राइब किया विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी मतलब कानून के तहत, क्योंकि प्यार से बोलेंगे तो हो सकता है कोई लोग माने कोई लोग ना माने, इसलिए कोई भी काम कोई भी चीज कानून के तहत बोलना जरूरी है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब इतना आपके पास लिक्विड एसेट होना चाहिए, रेशियो मतलब वही फ्रैक्शन। तो आज जैसे आपके डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज पैसा आप रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या बोला गया कि आपके उसी डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज पैसा हर बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। करेक्ट। यानी अगेन वो 97,000 भी पूरा नहीं बांट सकते, 1 लाख का कुछ परसेंटेज पैसा हर बैंक को अपने पास भी मेंटेन करना पड़ेगा अगर 1 लाख उसका डिपॉजिट है तो। करेक्ट। तो यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज दैट फ्रैक्शन ऑफ द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी व्हिच एवरी कमर्शियल बैंक नीड्स टू मेंटेन विद इटसेल्फ। फर्क समझिएगा कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में। कैश रिजर्व रेशियो में डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज पैसा आप रिजर्व बैंक के पास रखवाते हैं, लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी एसएलआर में वो पैसा आप अपने पास ही रखते हैं। अब कैश रिजर्व रेशियो का पैसा तो प्योरली कैश के फॉर्म पे ही होता है, यानी आपको कैश ही रखवाना पड़ेगा रिजर्व बैंक के पास, हार्ड कैश मतलब एक्चुअल पैसा रखवाना पड़ेगा। लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैश ही रखें अपने पास, यानी जब भी बैंकों की तिजोरी खोली जाएगी तो तिजोरी में 3 में से एक चीज कोई भी मिलनी चाहिए। यानी ऑब्वियसली अगर आप अपने पास कैश रखना चाहते हैं तो कैश तो रख ही सकते हैं, इसके अलावा अगर आप कैश ना रख के अपने तिजोरी में गोल्ड भी रखेंगे तो वो भी चल जाएगा, मतलब ये भी एक लिक्विड एसेट है, जब भी पैसा चाहिएगा तो गोल्ड बेच के आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी रख सकते हैं। और तीसरा आप बोल सकते हैं एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब आज गवर्नमेंट को पैसा, जैसे कंपनियों को पैसा चाहिए रहता है तो कंपनियां शेयर्स इशू करती हैं, वैसे गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए रहता है तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, जैसे बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, तो आप वो सारी चीजें खरीद लीजिए। तो आज गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह खरीदे जाएंगे तो आप बैंक जो है अपनी तिजोरी में ये भी रख सकती है। तो आज जब बैंकों की तिजोरी खोली जाएगी तो उस तिजोरी में ये 3 में से कोई भी चीज बैंक अपने पास रख सकती है। तो ये कितना होना चाहिए? ये एज ऑन डेट 18% होना चाहिए। करेक्ट। यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की अगर बात करें तो अगर वही एग्जांपल को हम कंटिन्यू करें कि आज मैंने 1 लाख रुपए स्टेट बैंक में जमा किया, तो आज 1 लाख का 3% यानी 3,000 तो कैश के फॉर्म में स्टेट बैंक को आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा एज अ कैश रिजर्व रेशियो, और उसी 1 लाख का 18% यानी 18,000 रुपए तो कंपल्सरीली उसको अपने पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में रखना पड़ेगा। अब वो 18,000 चाहे अपने पास कैश में रखे, चाहे वो गोल्ड में रखे, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखे, चाहे कंबाइन करके मान लो 10,000 कैश, 5,000 गोल्ड, 3,000 सिक्योरिटीज, जैसे रखना रखे, बट कम से कम मिनिमम 18,000 तो बैंक को अपने पास रखना ही पड़ेगा। तो यानी 18 और 3 21% तो उसका ब्लॉक हो गया।
तो वो पैसा वो किसी को भी लोन पे नहीं बांट सकती, इतना पैसा बैंक को लिक्विडिटी के फॉर्म पे अपने पास हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। तो ऐसे जो रेट्स हैं वो समय समय पे रिजर्व बैंक जो है वो प्रिस्क्राइब करती रहती है, मतलब बैंकों को दिशा निर्देश देती रहती है कि आप ये परसेंटेजेस कितना कितना मेंटेन करेंगे। करेक्ट। तो ये बेसिक एक जानकारी थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और उसके कामकाज को लेके। चलिए थोड़ा सा टेक्स्ट में आते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक काम हम कर सकते हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो आप इंश्योर करें कि वो स्टेब्लिश कब हुआ था वो उसकी हेडिंग में लिख दें, ताकि बार बार आपको पूरा टेक्स्ट में खोजने की जरूरत ना पड़े कि भैया वो कब बना था। जैसे नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग स्टेब्लिशमेंट में आया था 2015 में, तो ये उसका स्टेब्लिशमेंट ईयर हो गया। और दूसरा उसका बॉस कौन रहता है, तो बॉस हमें पता है उस पोस्ट का नाम क्या है, चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन कौन रहता है, प्राइम मिनिस्टर। ये दो की एरियाज है, की इंफॉर्मेशन है, तो वो हमें मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये स्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये स्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। तो हेडिंग में ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि बाद में जब हम रिवाइज करने बैठे तो सीधा यही देखें तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आइए टेक्स्ट में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो कब हुआ था, इट वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1 1935, वही चीज दे दी, इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो ये दो सवाल बन सकते हैं, पहले ही दो लाइन से दो एमसीक्यूज, कब बना था और कौन से एक्ट के अंदर बना था। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली स्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा, यानी सेंट्रल बैंक, सेंट्रल ऑफिस कहां थी रिजर्व बैंक की, तो वो इनिशियली कैलकाटा में थी, बट वॉज परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई। कैलकाटा से उसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था, कौन से साल में, इन द ईयर 1937। तो ये एक और सवाल बन गया कि कब शिफ्ट किया गया मुंबई में, 1937 में। द सेंट्रल ऑफिस इज वेयर द गवर्नर सिट्स, यानी रिजर्व बैंक के बॉस का नाम क्या है, रिजर्व बैंक के बॉस का नाम है गवर्नर, यानी उस पोस्ट को हम क्या बोलते हैं, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक बोलते हैं। हम चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक नहीं बोलते, हम चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग बोलते हैं और हम गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक बोलते हैं। सो वी हैव गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक वेयर ही सिट्स एंड वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, जहां पे वो बैठते हैं और पॉलिसी बनाते हैं। दो ओरिजिनली प्राइवेटली ओन्ड, क्योंकि भैया इंडिपेंडेंस से पहले की बात है, बट सिंस नेशनलाइजेशन इन 1949 रिजर्व बैंक इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी रिजर्व बैंक क्या है, वो आज की तारीख में पूरी एक नेशनलाइज्ड बैंक हो गई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्वियसली उसकी ओनरशिप के अंदर आता है। द बेसिक फंक्शन ऑफ द एपेक्स बैंक, अब ये एक नया टर्म आ गया, नया टर्म क्या आ गया, एपेक्स बैंक। ये एक कॉमन वर्ड है जो आप हर टर्मिनोलॉजी से एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट बोला जाता है, तो वो एपेक्स वर्ड का मतलब क्या, मतलब वो टॉप मोस्ट है, उस फील्ड में टॉप मोस्ट। तो अगर जब भी कोर्ट वोट की बात आएगी तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसका फैसला आ गया मतलब वो फाइनल फैसला। तो वैसे यार बैंकों में बात आती है तो ऐसे तो कई सारी बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, लेकिन जब भी सुप्रीम बैंक की बात होगी, टॉप मोस्ट बैंक की बात होगी, तो वो कौन है, रिजर्व बैंक है। करेक्ट। सो द बेसिक फंक्शन ऑफ द एपेक्स बैंक इज डिस्क्राइब्ड इन इट्स प्रीएम्बल। तो कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ऑब्वियसली उसका प्रीएम्बल चार्टर होता है, तो उसमें उसको क्यों बनी है, उसका काम क्या क्या, ये बेसिकली बताया जाता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी जो बनी उसके प्रीएम्बल में ही ये बात क्लियर कर दी गई कि उसके एग्जिस्टेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए उसका प्रीएम्बल क्या बोलता है, तो प्रीएम्बल में देखिए, टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, यानी रेगुलेटर है तो बैंक नोट्स इशू करना, कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विथ अ व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी इन इंडिया, यानी कंट्री में कभी भी पैसों की कमी नहीं होना। इसलिए अगर आप देखें जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बड़ी फेमस तारीख इंडिया के हिस्ट्री में 8 नवंबर 2016, तो उस समय सबसे ज्यादा काम किसका बढ़ गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। क्यों, क्योंकि कंट्री में पैसों की कमी नहीं होना उसका ऑब्जेक्टिव है। तो आज मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाना, इसके लिए रिजर्व बैंक बनाए, एंड जनरली टू ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो ऑपरेट क्या, करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री, सवाल यही आ जाएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज टू रेगुलेट करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ कंट्री। चार ऑप्शंस रहेंगे, द आंसर विल बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टू इट्स एडवांटेज, टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी, हर चीज की एक पॉलिसी बनती है। जैसे आज कंट्री में वी हैव फिस्कल पॉलिसी, वी हैव इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी,
हर चीज की अलग अलग पॉलिसी बनती है ना, तो वैसे ही आज मनी को लेके कंट्री में एक मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? वो भी रिजर्व बैंक ही बनाता है। तो ये जितने भी रेट्स जो मैंने आपको बताए थे, CRR, SLR, ये सब रेट्स किस में बताए जाते हैं? उसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें बताए जाते हैं। तो आज सवाल यही बन जाएगा कि आज मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? ऑप्शन रहेगा ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल गवर्नमेंट, सी स्टेट गवर्नमेंट, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा रिजर्व बैंक बनाता है। टू हैव अ मॉडर्न मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क to meet the challenges of an increasingly complex economy and maintain price stability while keeping in mind the objective of growth। तो प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक कामकाज करता है। तो अब ये जो आपको पॉलिसी रेट दिए हैं ये कब के हैं? ये एज ऑन Feb 3 है। तो मतलब ये तो जब आपका ईईटी नोटिफाई हुआ था उस दिन जो रेट्स प्रीवेलेंट थे वो है। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं रेट की बात करूं तो मैंने आपको सारे रेट्स बता दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया रेपो रेट कितना है, पॉलिसी रेपो रेट, तो वो आज की तारीख में 4% है। रिवर्स रेपो रेट ये 3.35% है। फिर एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF रेट जिसको बोलते हैं। तो MSF रेट 4.25% है और बैंक रेट भी 4.25% है। फिर कैश रिजर्व रेशियो आज की तारीख में 3% है और ये 18%। तो ये सब अलग अलग रेट समय समय पे रिजर्व बैंक जो है नोटिफाई करता रहता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बता रहा हूं एज ऑन 4 जुलाई 2020। एज ऑन 4 जुलाई 2020 ये रेट्स आपको दिए हुए हैं। यही रेट्स को आप कभी भी फ्यूचर में कभी भी रेट से चेंज हो तो वो आप पता लगा सकते हैं बाय विजिटिंग द आरबीआई वेबसाइट। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो रेट्स हैं आपको कहाँ मिलेंगे, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आरबीआई की वेबसाइट में। चलिए आइए आरबीआई की वेबसाइट में चलते हैं। जब आप आरबीआई की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको आरबीआई की वेबसाइट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। करेक्ट। अब आरबीआई की जो ये वेबसाइट है उसमें आप देखेंगे, जब आप जाएंगे तो एक सेकेंड मैं आपको बराबर से ले चलता हूँ। दिस इज द वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो होम पेज आपको ऐसा मिलेगा, तो आप उसमें देखेंगे तो ये सब पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है। उसका होम, अबाउट अस, ये सब उसकी डिटेल्स आप जब जो भी जानकारी लेना चाहेंगे वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। करेक्ट। अब अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आपको ये दो चीजें मिलेंगी। एक आपको इधर लेफ्ट साइड में करेंट रेट जो दिया हुआ है, तो करेंट रेट्स में ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी ये है पॉलिसी रेट्स। तो पॉलिसी रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, MSF रेट है 4.25 और बैंक रेट है 4.25। ठीक उसी प्रकार से रिजर्व रेशियो में बात करेंगे तो वो आपको CRR का रेट 3% और SLR का रेट 18% ये मिल जाएगा। तो ये सब रेट्स ऑफ रिजर्व बैंक है एज ऑन डेट। तो फ्यूचर में कभी भी ये चेंज होगा आप यहां से जाके ऑटोमेटिक उसे अपडेट्स रख सकते हैं अपने पास। ठीक है। अभी इसमें मैंने आपको रेपो और रिवर्स रेपो तो समझा दिया नॉलेज के लिए। फिर ऐसे ही एक और रेट होता है MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। MSF रेट क्या होता है? आज बैंकों को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो एक तो पैसा बोरो करता है इन द फॉर्म ऑफ रेपो रेट, वो मैंने आपको बताया था। लेकिन आज रेपो में भी कितना बोरो कर सकते हैं उसके लिए रिजर्व बैंक लिमिट्स प्रिस्क्राइब करता है। अगर उससे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो एक्स्ट्रा पैसा जो रिजर्व बैंक बैंकों को देगा, तो वो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा उसे बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। यानी एक्स्ट्रा बोरोइंग, जब भी मतलब रेपो के में जितनी लिमिट थी वो भी आपने पूरा यूज कर लिया, उसके बाद भी एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है अगर बैंक को, तो वो बैंक एक्स्ट्रा पैसा रिजर्व बैंक से ले सकती है। और उसके लिए जो रेट रिजर्व बैंक चार्ज करेगा वो MSF का रेट रहेगा, जो हमेशा रेपो रेट से थोड़ा महंगा रहेगा। कितना महंगा रहेगा? तो हमेशा वो उसका 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा रहेगा। जब मैं बेसिस पॉइंट वर्ड यूज कर रहा हूं तो बेसिस पॉइंट का मतलब क्या? तो बेसिस पॉइंट रिफर्स टू, मतलब 100 बेसिस पॉइंट इक्वल्स टू 1%। तो फाइनेंशियल लैंग्वेज में जैसे हम नॉर्मली परसेंटेज बोलते हैं, फाइनेंशियल लैंग्वेज में उसे बेसिस पॉइंट बोलते हैं। तो 100 बेसिस पॉइंट इक्वल्स 1%। तो आज 25 बेसिस पॉइंट मतलब 0.25%। तो देखिए रेपो रेट जो 4% है, तो MSF रेट उसका 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट ऊपर है, वो है 4.25%। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो हमेशा रेपो का 25 बेसिस पॉइंट कम रहता है।
फ्रॉम 2011 ऑनवर्ड्स रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट का 25 बेसिस पॉइंट कम रहता। तो लॉजिकली जब 4% रेपो रेट है तो रिवर्स रेपो होना चाहिए था 3.75, 25 बेसिस पॉइंट कम। लेकिन अगर आप देखें अभी तो वो कितना है, 3.35। तो सवाल है ये तो 65 बेसिस पॉइंट कम हो गया। ये क्यों? तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अभी जो चल रहा है, पेंडेमिक कोविड-19, तो ये सिर्फ उस सिचुएशन को काउंटरेक्ट करने के लिए रिजर्व बैंक आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर रहा है। तो इसलिए उसने रिवर्स रेपो रेट को कम करके रखा हुआ है और इतना डिफरेंस रखा हुआ है, दैट इज 3.35। अदरवाइज फ्रॉम 2011 आप इतिहास उठा के देख लें तो हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट रहा है वो रेपो रेट का 25 बेसिस पॉइंट कम रहा है। तो सिचुएशन कैसी रहती है? सिचुएशन कुछ इस तरीके से रहती है कि हमारे पास इधर रहता है रिवर्स रेपो, इधर रहता है रेपो, और इधर रहता है एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो जो रेपो रहता है उसका -25 बेसिस पॉइंट रिवर्स रेपो रहेगा और उसका +25 बेसिस पॉइंट एमएसएफ रहता है। तो वही अगर आप टेक्स्ट में भी देखेंगे तो ये देखो, ये फेब थर्ड में भी ये डेटा आपको मिलता हुआ दिखेगा, जहां पे रेपो रेट देखिए 5.15% था, तो रिवर्स रेपो कितना है 4.90, मतलब 25 बेसिस पॉइंट कम, और एमएसएफ कितना 5.40 यानी 25 बेसिस पॉइंट ज्यादा। तो ये ऐसा ही रहता था, बट सिर्फ ये कोविड 19 के चक्कर में जो गैप है वो इतना डिफरेंस कर दिया गया है रिजर्व बैंक के द्वारा, अदरवाइज इट वाज नॉट रिक्वायर्ड। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए था आपके। बैंक रेट की अगर बात करें तो आज की तारीख में ये एक आउटडेटेड कंसेप्ट है। ये अगर आप मोस्टली आज की तारीख में इसका प्रैक्टिकल यूज क्या रह गया है, तो अगर बैंक ये जो रेशियोज है सीआरआर एसएलआर अगर वो मेंटेन नहीं करता तो रिजर्व बैंक बैंकों को पेनाल्टी लगाता है, पिनलाइज करता है। तो जिस रेट पे वो पिनलाइज करता है वो आमतौर पे बैंक रेट के बेसिस पे करता है। तो आज की तारीख में बेसिक यूज बैंक रेट का इतना ही रखा गया है, अदरवाइज नाउ इन टूडेज वर्ल्ड इट इज एन आउटडेटेड कंसेप्ट। तो यही चीज आपको आरबीआई न्यूज के तौर पे भी दे दिया कि आज आरबीआई ने क्या रेट दिए हैं, तो मैंने आपको लेटेस्ट रेट्स जो हैं बता दिए। ड्यूरिंग अक्टूबर 19, तो ये उसी समय के रेट्स थे, अक्टूबर 19 में जो ये रेट्स थे वही चले आ रहे थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी स्लैश्ड की रेपो रेट। आप एक काम कर सकते हैं, ये पूरा बता रहे हैं कि कब कब इसको चेंज किया, आज की तारीख में ये इररेलेवेंट है। मतलब ये तो पुरानी हिस्ट्री बता रहा है कि ये रेट कैसे पहुंचे थे, तो अब ये हमारे कोई काम का नहीं है ये पैरा, आप इसको हटा सकते हैं। तो फर्दर डिटेल जो भी है वो वही आरबीआई, दिस इज द वेबसाइट ऑफ आरबीआई, जहां से आप कोई भी उसकी जानकारी लेना चाहें तो वो जानकारी आपको बड़ी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें हमने पूरी तरीके से जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सब आज के वीडियो में हमने सीखने और समझने की कोशिश की। होप जो सेकेंड नेशनल बॉडी है उसके बारे में अब सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज अवर सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थैंक यू।